हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और ये जो फर्स्ट ग्रेड की क्लास है जिसके अंदर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कीजिए। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने सूफी साहित्य के बारे में पढ़ा, यानी सूफियों के कौन कौन से जो कवि थे। महत्वपूर्ण जो था वो जायसी था, तो जायसी के बारे में हमने पिछली जो क्लास थी उसके अंदर अच्छे से देखा। यानी जायसी है वो क्या है? प्रतिनिधि कवि है, प्रतिनिधि। आज हम इसके अंदर देखेंगे जायसी के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण कवि है जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, सूफी काव्य धारा की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं। पहला नाम आता है हंसावली। इसका रचयिता है वो असाइत है। रचना काल की बात करें तो 1370 ईस्वी है और भाषा इसकी राजस्थानी है। डॉक्टर नगेंद्र असाइत को प्रथम सूफी कवि मानते हैं, यानी असाइत है, डॉक्टर नगेंद्र है। हमने पढ़ा है कि सूफी साहित्य के जो प्रथम कवि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, तो इसके बारे में मैंने एक जगह आपको बता दिया है सारा की। फिर भी इस रचना के हिसाब से इसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते हैं तो हंसावली से संबंधित यही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो हंसावली है वो असाइत की रचना 1370 ईस्वी में प्रकाशित है, राजस्थानी भाषा में है और असाइत को डॉक्टर नगेंद्र ने सूफी काव्य का प्रथम कवि माना है। आगे देखो, 2 नंबर पे चंदाइन, जिसको चांदाइन भी कहा जाता है। इसका नाम लोर कथा भी है और लोर कहा भी है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े हुए तो आपको अच्छे से पता होगा। रचयिता की बात करें तो मुल्ला दाऊद है। समय 1379 ईस्वी है। भाषा इसकी अवधी है, क्योंकि ज्यादातर जो सूफी साहित्य है वो अवधी भाषा में रचा गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। इसका नायक लोरिक लोर है। इसको लोर कथा या लोर कथा इसीलिए कहा जाता है कि जो इसका नायक या तो लोर या लोरिक, दोनों एक ही नाम है, अलग अलग बताया गया है। कहीं पे लोरिक लिखा हुआ है, कहीं पे लोर लिखा हुआ है। तो इसका नायक लोरिक है और नायिका चंदाइन है। मुल्ला दाऊद की रचना है। आगे देखो, यानी इसके अंदर मैंने वो चीजें ली है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं। फालतू का कचरा इसके अंदर मैंने ऐड नहीं किया है। बाकी लिखने को तो बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है इनके बारे में, पर हमारे को वही देखना है जो एग्जाम में इतने सालों से पूछते आ रहे हैं, एग्जामिनर की दृष्टि कहां पर है, क्योंकि हमारे को वही पढ़ना है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 3 नंबर है सत्यवती कथा। रचयिता की बात करें तो ईश्वरदास इसके रचयिता है। रचना काल की बात करें तो 1501 ईस्वी है। भाषा भी इसकी अवधी है। आचार्य शुक्ल ने इसे अवधि की प्रथम रचना मानते हैं, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है जो अवधि की प्रथम रचना मानते हैं सत्यवती कथा को। आगे देखो, नायक इसका ऋतुपर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रथम सूफी काव्य माना है, प्रथम सूफी काव्य माना है। अब देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यहां पर देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अवधि की प्रथम रचना मानते हैं, यानी सत्यवती कथा है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो तो अवधि की प्रथम रचना मानते, अवधि की प्रथम रचना मानते। और उधर देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रथम सूफी काव्य माना है, यानी अवधि की प्रथम रचना वो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको प्रथम सूफी काव्य माना है। तो ये अलग अलग है, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखो, 4 नंबर मृगावती। रचयिता कुतुबन है। रचना काल 1503 ईस्वी। भाषा अवधि, इसमें कंफ्यूजन है, कहीं कहीं पे 1501 लिखा हुआ है कुछ गाइडों में, ठीक है। तो 1503 और 1501 वो आप अच्छे से ध्यान कर लेना। आचार्य शुक्ल ने इसे प्रथम सूफी काव्य माना है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो प्रथम सूफी काव्य तो मृगावती को मानते, मृगावती को मानते। वो तो अवधि की प्रथम रचना है, सत्यवती कथा है वो तो अवधि की प्रथम रचना माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बाकी प्रथम सूफी काव्य वो मृगावती को माना है। तो ये कंफ्यूजन है वो आपको ध्यान में रखना है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। कुतुबन के गुरु शेख बुरहान है।
5 नंबर है माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला वो 3 लेखकों द्वारा रचित है। यहाँ पर देखो, एक ये रही माधवानल कामकंदला, एक यहाँ पर रही माधवानल कामकंदला। तो तीनों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए। नाम एक ये माधवानल कामकंदला। अब इसके रचयिता गणपति, इसके रचनाकार है वो कुशल लाभ है, और इसके रचनाकार है वो आलम है। तो कहने का मतलब माधवानल कामकंदला है, माधवानल कामकंदला। अब इसके 3 हमारे सामने रचयिता आ जाता है। एक हो जाता है गणपति कवि, दूसरा हो जाता है कुशल लाभ, और तीसरा हो जाता है आलम। रचना एक ही है माधवानल कामकंदला, और इनने 3 आदमी है। गणपति कवि ने भी इस नाम से की है, कुशल लाभ ने भी इस नाम से की है, और आलम ने इस नाम से की है। अब इसको आपको इसके जो ऐसा पूछे भाई माधवानल कामकंदला किसकी रचना, तो या तो ये तीनों नाम दे देंगे आपको अबसद में, और बोल देंगे ये सभी, तो ये सभी है। या फिर माधवानल कामकंदला देखकर ये एक नाम दे देगा इनमें से, गणपति कवि या कुशल लाभ या आलम एक नाम देगा और नाम अलग देगा। तो ये तीनों की याद रखना। रचना पूछ ले आपको तो देखो, माधवानल कामकंदला का जो समय है गणपति कवि द्वारा रचित वो 1527 ईस्वी है, कुशल लाभ द्वारा रचित है वो 1556 ईस्वी में, और आलम द्वारा रचित है वो 1584 ईस्वी में। तो ये तीनों है अलग अलग, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे है हमारा मधुमालती। मधुमालती है, उसका रचयिता मंजन है, रचना काल 1545 ईस्वी है, भाषा इसकी अवधी है, और नायक इसका मनोहर है। तो नायिका है वो मधुमालती है, और नायिका वो मनोहर है। सात नंबर है रूप मंजरी, जो नंददास की रचना है। रूप मंजरी है वो नंददास की 1568 ईस्वी में, भाषा इसकी ब्रज भाषा है। आगे देखो 8 नंबर पे छिताई वार्ता, जो नारायण दास की रचना है, 1590 ईस्वी में रचित है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। ठीक है, तो इसके अंदर ज्यादा लंबा चौड़ा वर्णन है नहीं, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि छिताई वार्ता किसकी रचना है, तो नारायण दास की। कब रचित है, 1590 ईस्वी में। भाषा क्या है इसकी, तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। फिर चित्रावली, रचयिता इसका उस्मान है, 1613 ईस्वी में रचित है, भाषा अवधी है, नायक इसका सुजान है। यानी चित्रावली है वो नायिका है, और नायिका वो सुजान है। नायक और नायिका का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है, क्योंकि जो सूफी साहित्य है, सूफी साहित्य के अंदर क्या है, ज्यादातर जो रचनाओं के नाम है वो नायिकाओं के नाम पर है, नायिकाओं के नाम पर है। तो आपको नायक का नाम पूछा जा सकता है। जहांगीर के समय में रचित रचना है कौन सी, चित्रावली। दस नंबर है रस रतन, पुहकर कवि की रचना है, 1618 ईस्वी में रचित है। फिर आता है ज्ञानदीप, जो शेख नबी की रचना है, 1619 ईस्वी में रचित है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये प्रेम गाथा परंपरा के अंतिम कवि माने जाते हैं। यानी जो ज्ञानदीप है, उस ज्ञानदीप रचना का जो लेखक है शेख नबी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना, आचार्य शुक्ल के अनुसार ये प्रेम गाथा परंपरा के अंतिम कवि माने जाते हैं। कौन, शेख नबी है जो। बारह नंबर है नल दमयंती, जो नरपति व्यास की रचना है, 1626 ईस्वी में रचित है। 13 नंबर है नल चरित्र, मुकुंद सिंह की रचना है, 1641 ईस्वी में रचित है। 14 नंबर है लेले मजनू, महत्वपूर्ण रचना है, ज्ञान कवि की रचना है, 1612 से 1664 ईस्वी ज्ञान कवि का जो समय है। 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक प्रेमाखानियों की रचना करने वाले कवि माने जाते हैं। यानी 17वीं शताब्दी, यानी 1612 से आगे 1699 तक ये 17वीं शताब्दी है, तो ये कह रहा है 1612 से 1664 ईस्वी इसका समय था ज्ञान कवि का। और इस काल के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रेमाखान काव्य लिखे गए वो ज्ञान कवि ने ही लिखे थे। कुल 78 ग्रंथ लिखे, जिनमें से 29 प्रेमाखान काव्य थे।
कहने का मतलब ज्ञान कवि ने 78 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से 29 ग्रंथ तो प्रेमाख्यान की थे, प्रेम से संबंधित थे। 15 नंबर है इंद्रावती। इंद्रावती ये नूर मोहम्मद की रचना है, 1744 ईस्वी में रचित है। सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ है ये, यानी इंद्रावती है वो सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ है। जो सत्यवती कथा है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है, अवधि की प्रथम रचना माना है। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी में रचित रचना है, फारसी भाषा में है। नूर मोहम्मद, देखो भाषा का ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो अनुराग बांसुरी है आपको दिमाग में रहे भाई कौन सी भाषा है, तो ज्यादातर आपके दिमाग में अवधी भाषा है, परंतु अनुराग बांसुरी है जो फारसी भाषा में नूर मोहम्मद की जो रचना है ये हमारी अवधी भाषा में या ब्रज भाषा में नहीं है। हंस जुवाहिर है वो कासिम शाह की रचना 1736 ईस्वी में रचित है। माता प्रसाद गुप्त ने चंदाइन को लोर कहा है, यानी मैंने आपको बताया था चंदाइन को लोर कहा या लोर कथा भी कहा जाता है, तो ये माता प्रसाद गुप्त ने चंदाइन को क्या कहा, लोर कहा है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। चंदाइन में 5 अर्धालियों के पश्चात एक दोहे की व्यवस्था है, पद्मावत में 7 अर्धालियों के पश्चात एक दोहे की व्यवस्था है। यानी का मतलब यहाँ पर जो चंदाइन है उसमें तो 5 अर्धालियां हैं और उसके बाद में एक दोहा है, और पद्मावत है उसके अंदर 7 अर्धालियां और उसके पश्चात एक दोहा है। जा इसी का प्रिय अलंकार हेतु प्रेक्षा है, जब हम अलंकार पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से देखेंगे। तो जा इसी का जो प्रिय अलंकार है वो हेतु प्रेक्षा है, यानी ये महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने लिखे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। नागमती वियोग खंड भारतीय वियोग श्रृंगार साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है, यानी जो नागमती का जो वियोग खंड है जो हमारे पद्मावत में मिलता है वो भारतीय वियोग श्रृंगार साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। अब कुछ प्रमुख पंक्तियां है सूफी साहित्य से संबंधित जो एग्जाम में अक्सर देकर पूछते हैं। पहली आदि अंत जस कथा कही, आदि अंत जस कथा कही, आगे देखो। 2 नंबर है पीयू सो कहे दू संदेशड़ा है बोरा है काग, सो धनी वीर है जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। हेतुत प्रेक्षा अलंकार, यानी हेतुत प्रेक्षा अलंकार है, इसके अंदर हेतु का मतलब होता है कारण, हेतु का मतलब होता है कारण, यानी कारण कोई दूसरा हो और किसी पे आरोप लगाया जाता है वहां पर हेतुत प्रेक्षा अलंकार होता है। जब अलंकारों को हम पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझाएंगे। थोड़ा इसका अर्थ जान लेते। पीयू सो कहे दू संदेशड़ा है भोरा है काग, यानी जो पद्मावती है वो कह रही है कि आप पिया से जाकर मेरा संदेश दे दो, किसको, भंवरे को और कोए को, भंवरे को और कोए को कह रही है कि आप मेरे पिया को जाकर संदेश दे दो। क्या संदेश देना है, सो धनी, धनी का मतलब होता है पत्नी, धनी का मतलब क्या होता है, पत्नी। सो धनी वीर है जरी मुई, यानी आपके वीरे के अंदर जरी का जलना, मुई का मतलब मर गई, यानी तेरी जो पत्नी है, पिया को जाकर आपको क्या संदेश देना है, भोरे को और काक को कह रही है कि तेरी जो पत्नी है वो जलकर मर गई है, तेहिक धुआं हम लाग, और उसके बदले में अब आपको प्रमाण दे रहे हैं, हम प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण क्या दे रहे हैं कि उसका जो धुआं उठा ना वो धुआं हमारे को लगा, यानी तू अगर मानता नहीं है तो देख ले, उसका धुआं हमारे को लगा इसलिए हम काले हो गए हैं, तेहिक धुआं हम हूं लाग। तो भंवरा और कौवा काला होता है तो वो तो एक प्राकृतिक है, वो तो पैदाइशी काले ही होते हैं, परंतु पद्मावती ने ऐसा इस पे आरोप लगाया है। तो जहां पर कारण दूसरा है भाई, उनके काला होने का वो प्राकृतिक है, कोई उसके जलने का कोई कारण नहीं है। तो ये जो कारण दूसरा है परंतु इन पे आरोप लगाया गया, वहां पर हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है। नव पोरी पर दसम द्वारा ताही पर बाजराज गरियारा, ओ मन जानी कवित अस्किन है, मोही का हसेसी का कोह रही, मानुष प्रेम भयहु बेकुटी। तो ये कुछ लाइनें जो इनका अर्थ नहीं, मैंने इसका अर्थ आपको बता दिया, बाकी इनका अर्थ नहीं पूछा जाता, ये लाइनें देखकर पूछा जाता है ये लाइनें कहां से ली गई है। तो ये हमारे जो पद्मावत है उस पद्मावत से संबंधित जो लाइनें थी जो अक्सर देखकर पूछते हैं।
आगे है, मधुमालती प्रेमाश्री काव्य धारा की एकमात्र रचना है जिसमें नायक सह नायिका को बहन के रूप में स्वीकार करता है। यानी मधुमालती जो रचना है, उस मधुमालती है उसके अंदर जो इसका नायक कौन है, मंजन है। प्रेमाश्री काव्य धारा का ये एक अंतिम काव्य माना जाता है कि जिसके अंदर जो नायक होता है वो नायक अपनी जो सह नायिका होती है उस सह नायिका को बहन के रूप में स्वीकार करता है। बनारसी दास जैन ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक में मधुमालती व मृगावती काव्य रचना को तल्लीनता से पढ़ने का उल्लेख किया है। यानी जो बनारसी दास जैन है उसकी आत्मकथा है अर्ध कथानक नाम से, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जो मधुमालती जो मंजन की रचना है और मृगावती जो कुतुबन की रचना है, उन रचनाओं को आप तल्लीनता का मतलब आराम से पढ़िए, ये उल्लेख किया है। इसने बनारसी दास जैन ने। अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी की प्रथम जो आत्मकथा जो पढ़ेंगे, आत्मकथा है, डायरी है, रिपोर्ट ताज है, उनके बारे में जो गद्य रचनाएं उनके बारे में भी हम देखेंगे। हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दे भी रखा है। तो ये कह रहा है कि जो प्रथम आत्मकथा है वो अर्ध कथानक है। अब इसके बाद में जो सूफी काव्य धारा है, जो निर्गुण काव्य धारा थी, जिसके अंदर ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री काव्य धारा थी, तो ये हमने अच्छे से देख लिया। अब हम पढ़ेंगे सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के अंदर जो रामाश्री और कृष्णाश्री जो काव्य धारा है उसके बारे में, उसके बाद में हमारा भक्ति काल है वो पूरा हो जाएगा। तो आदिकाल हमने अच्छे से कर लिया, फिर ये भक्ति काल है वो आधा कंप्लीट हो गया, आधा हो जाएगा। यानी सगुण निर्गुणों के बारे में पढ़ लिया, अब सगुणों के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक आपने अच्छे से पढ़ा। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन रहा तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। अच्छे से अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर किए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।